हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा एपोप्टोसिस का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स, यानी कि वो सेल्स जिनके अंदर एपोप्टोसिस हो रही है उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक स्लाइड है, ये आपका कोई टिश्यू है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, बहुत सारी सेल्स होंगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस सेल के अंदर क्या हो रही है, एपोप्टोसिस हो रही है। तो वो सेल जिसके अंदर एपोप्टोसिस हो रही है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब हम आज समझेंगे। दो तरीके हैं, एक तो हम ये देखेंगे कि सेल के अंदर क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी हेल्प से हम एपोप्टोटिक सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर हमारे पास अदर डायग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं, चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम एपोप्टोटिक सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की हेल्प से हम कैसे एपोप्टोटिक सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास 7 फीचर्स होते हैं। सेल 7 फीचर्स शो करती है जिसकी हेल्प से हम एपोप्टोटिक सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला फीचर क्या है कि सेल श्रिंकेज शो करेगी। क्या करेगी? सेल के अंदर श्रिंकेज शो होगी, और ये क्या है, अर्लीस्ट स्टेज है। क्या है? अर्लीस्ट स्टेज है। तो आपसे अगर नीट क्विज में पूछा जाए कि एपोप्टोसिस का फर्स्ट फीचर क्या होता है, या सबसे फर्स्ट फीचर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, दैट इज सेल श्रिंकेज। ठीक है, अब ये मान लीजिए आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ी सेल है और इसके अंदर क्या हो रही है, सेल श्रिंकेज हो रही है, और किस में कन्वर्ट हो रही है, छोटी सी सेल में कन्वर्ट हो रही है। अब ये सेल श्रिंकेज होती क्यों है? सेल श्रिंकेज इसलिए होती है, ये जब एक नॉर्मल सेल थी तो इसका एक साइटोस्केलेटन था। क्या था? साइटोस्केलेटन था। इस साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर दिया किसने? प्रोटीज नाम के एंजाइम ने। और इस प्रोटीज को किसने एक्टिवेट किया था? कैस्पेज ने। किसने एक्टिवेट किया था? कैस्पेज ने एक्टिवेट किया था। तो सेल का साइटोस्केलेटन डैमेज हो जाता है। तो सेल का साइटोस्केलेटन सेल को एक फ्रेम दे रहा था, एक शेप दे रहा था, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, तो यह रीजन समझ में आ गया आपको, साइटोस्केलेटल प्रोटीन का डैमेज होना। अगर यहीं इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस में क्या होता था, सेल स्वेल करती थी, यानी जस्ट अपोजिट होता था। और सेल स्वेल क्यों करती थी? मान लीजिए ये सेल थी, है ना, इसके अंदर क्या होता था, एटीपी का रिडक्शन होता था, सोडियम पोटेशियम पंप फेल होती थी, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता था। सोडियम अंदर जाता था तो क्या होता था, वाटर की एंट्री होती थी, और वाटर की एंट्री होती थी तो सेल के अंदर क्या होती थी, स्वेलिंग होती थी। यानी तो नेक्रोसिस में तो क्या होती है, सेल की स्वेलिंग होती है, जबकि बात करें आप एपोप्टोसिस में, तो एपोप्टोसिस में क्या होती है, सेल श्रिंक करती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये पहला चेंज था, फर्स्ट फीचर था जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एज कंपेयर टू, मान लीजिए अगर ये टिश्यू है तो इसमें अगर आप कंपेयर करें अदर सेल के, तो जो एपोप्टोटिक सेल्स होगी उसके अंदर क्या होगा, वो श्रिंकेज देखने को मिलेगी, सेल में श्रिंकेज देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, सेल श्रिंकेज होने के बाद दूसरा फीचर आपको क्या देखने को मिलता है, जब आप उस सेल को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हो तो वो सेल आपको जिसके अंदर एपोप्टोसिस हुई है वो आपको मोर पिंक दिखेगी, यानी ज्यादा इजोनोफिलिक शो करेगी। ऐसा रीजन क्या है, मान लीजिए कि पहले जो साइटोप्लाज्म था वो इस बड़ी सेल में था, ठीक है, और वही साइटोप्लाज्म क्या किसमें हो गया है, अब इस छोटी सी सेल में। बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक रूम में पहले 10 लोग रह रहे थे, ये बड़ा रूम था, और यही 10 लोग अगर छोटे से रूम में रहने लग जाएं तो क्या कॉम्पैक्शन क्रिएट होगा? नहीं, वो सारा कंटेंट, वो सारा मैटर जो पहले बड़ी जगह में रह रहा था वो अब छोटी जगह में रहेगा, छोटी सी जगह में रहेगा। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, एक कॉम्पैक्शन क्रिएट हो जाता है। क्या होता है, सेल ऑर्गेनली और साइटोप्लाज्म में क्या क्रिएट हो जाता है, कॉम्पैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो अब जब आप इसको स्टेन करोगे, क्या करोगे, स्टेन करोगे, तो ये बहुत जल्दी से स्टेन को रिसीव करेगा। कॉम्पैक्शन होने की वजह से ज्यादा स्टेन को रिसीव करेगा, जल्दी से स्टेन को रिसीव करेगा, और ये आपको कैसा दिखने लगेगा, मोर इजोफिलिक, मोर पिंक देखने को मिलेगा। यहां आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो सेल है इसके अंदर क्या हुआ है, एपोप्टोसिस हुई है, तो ये बहुत ज्यादा डार्क है। ठीक है, बहुत ज्यादा कैसी होती है, डार्क पिंक होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजोफ्लिक होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो दो फीचर्स आपने देख लिए, पहला सेल के अंदर श्रिंकेज देखने को मिलेगी, दूसरा सेल के अंदर कॉम्पैक्शन होने की वजह से सेल मोर इजोफ्लिक होगी जब आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करोगे, एग्जामाइन करोगे। तो दो चेंजेस आपने देख लिए, हमने 7 चेंजेस आपको समझाने। थर्ड चेंज आपको कहां देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो न्यूक्लियर चेंजेस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी मोर इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिससे आप पहचान पाएंगे कि सेल के अंदर क्या हो रही है, एपोप्टोसिस हो रही है। तो अगर नीट पीजी में पूछा जाए अर्लीस्ट फीचर क्या था, अर्लीस्ट फीचर क्या था, तो अर्लीस्ट फीचर था सेल श्रिंकेज। लेकिन अगर पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा एपोप्टोसिस का, तो आप कहेंगे क्या, न्यूक्लियर चेंजेस। और न्यूक्लियर चेंजेस में भी क्या, पिक्नोसिस और कैरियोरेक्सिस।
अब पिक्नोसिस और कैरियोरेक्सिस क्या है? पिक्नोसिस थर्ड फीचर है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, और पिक्नोसिस में क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस था वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। और ये ऑब्वियस भी है कि पहले बड़ी सेल थी तो बड़ा न्यूक्लियस होगा, जब सेल श्रिंक होकर छोटी सेल में कन्वर्ट हुई है तो न्यूक्लियस में भी क्या आया होगा? कॉम्पैक्शन आया होगा, न्यूक्लियस भी क्या कर जाता है? कॉम्पैक्ट कर जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिक्नोसिस। ठीक है, फोर्थ होता है कैरियोरेक्सिस। अब कैरियोरेक्सिस में क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट हुआ है वो क्या हो जाता है? टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, उसके पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कैरियोरेक्सिस। और कैरियोरेक्सिस को आप यहाँ आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। पहले ये न्यूक्लियस कैसा था? ठीक है, डिस्टिंक्ट था। ठीक है, क्लियर था। अब देखो यहाँ क्या हो गया, ये न्यूक्लियस बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो गया? फ्रेगमेंट हो गया। बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो गया? फ्रेगमेंट हो गया। दिस इज कैरियोरेक्सिस। ओके, तो थर्ड फीचर आपको पिक्नोसिस देखने को मिला, फोर्थ फीचर आपको कैरियोरेक्सिस देखने को मिला। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। अब हम आगे चलते हैं और क्या देखने को मिलता है। फिफ्थ फीचर आप जो देखने को आपको मिलेगा वो ये होगा कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, जो सेल मेम्ब्रेन होगी अब वो चेंज होगी, और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके के ब्लैप्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ब्लैप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अपनी इंटेग्रिटी को लूज करेगी और ब्लैप्स का फॉर्मेशन होगा। तो पहला आपने देखा सेल श्रिंकेज हुई, फिर आपने देखा कि साइटोप्लाज्म मोर इजिनोफिलिक हुआ, तीसरा आपने देखा पिक्नोसिस हुई, चौथा आपने देखा कैरियोरेक्सिस हुई, और पांचवा चेंज आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या बन रहा है? इस तरीके के ब्लैप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन बस्ट नहीं होती है इस केस में, बस्ट नहीं होती है, और ना ही कोई लीकेज होती है, नो लीकेज, ना ही कोई कंटेंट बाहर आता है, और ना ही इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके? अपोप्टोसिस के। क्या आप यहाँ पे ब्लैप्स बनना देख पा रहे हैं? ये आपकी सेल थी, है ना, ये क्लियर इसकी सेल मेम्ब्रेन थी, और यहाँ क्या हो रहा है? ये ब्लैप्स बन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? ब्लैप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है आपको? ब्लैप्स का फॉर्मेशन क्लियर हो गया। चलो, ये फिफ्थ फीचर था। सिक्स फीचर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्लैप्स का फॉर्मेशन हुआ था वो ब्लैप्स क्या करेंगे? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और न्यूक्लियर कंटेंट को लेके क्या करेंगे? अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और छोटी छोटी क्या बनाएंगे? एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे। तो छोटी छोटी स्मॉल एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे ये साइटोप्लाज्मिक ब्लैप्स जो थे। ठीक है, किसको लेके? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को लेके और न्यूक्लियर कंटेंट को लेके। अब ये तो था सिक्स फीचर। सेवंथ जो लास्ट फीचर आपको देखने को मिलता है ये है जो एपोप्टोटिक बॉडीज जो होती हैं ये कुछ केमिकल सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं? कुछ केमिकल सीक्रेट करती हैं, और ये केमिकल्स को कौन सेंस कर लेता है? फैगोसाइट्स लाइक मैक्रोफेजेस क्या कर लेती हैं? इनके द्वारा रिलीज किए हुए केमिकल को सेंस कर लेती हैं, और सेंस करके इनके पास आती हैं और इनको क्या कर लेती हैं? एंगल्फ कर लेती हैं। ठीक है, एंगल्फ कर लेती हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये 7 फीचर्स थे जो हमें एपोप्टोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। पहला था सेल सिंक्रेज, दूसरा साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा? इजिनोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, मोर रेड दिखेगा लाइट माइक्रोस्कोप में। थर्ड जो चेंजेस आपने देखा था वो था पिक्नोसिस, यानी न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। फोर्थ फीचर जो आपने देखा वो था कैरियोरेक्सिस, न्यूक्लियस के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट जो था वो आपको फीचर जो देखने को मिलेगा वो है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ब्लैप्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिक्स पॉइंट आपने क्या देखा कि जो आपकी ब्लैप्स वाली जो सेल मेम्ब्रेन थी, है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एपोप्टोटिक सेल बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएगी। और 7 फीचर आपने क्या देखा कि जो एपोप्टोटिक सेल बॉडीज थी वो किसके द्वारा? फैगोसाइट कर ली जाएंगी, फैगोसाइट्स के द्वारा फैगोसाइट कर ली जाएंगी लाइक मैक्रोफेजेस वगैरह के द्वारा। ओके, तो ये थे 7 मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन एन एपोप्टोटिक सेल्स। लेकिन अब हमें इन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अलावा वो तरीके जानने हैं जिनकी हेल्प से हम एपोप्टोटिक सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायग्नोसिस ऑफ एपोप्टोसिस बिसाइड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। यानी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज फाइन, बट हम उनके अलावा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एपोप्टोटिक सेल्स को? तो उसके लिए 4 चीजें हैं। एपोप्टोटिक मार्कर्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, स्टेन्स हैं, और एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये 4 तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम एपोप्टोटिक सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला हम बात करते हैं एपोप्टोटिक मार्कर की हेल्प से। देखो, एक केमिकल है जिसका नाम है एनेक्सिन 5। ये एज अ एपोप्टोटिक मार्कर की, एपोप्टोटिक सेल मार्कर की तरह काम करता है। एपोप्टोटिक सेल मार्कर की तरह काम करता है कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए ये आपका कोई टिश्यू है और इसमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, और कुछ सेल्स के अंदर क्या हो रही है? एपोप्टोसिस हो रही है, और बाकी नॉर्मल है। अगर मैं इसके ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर क्या डालूं? एनेक्सिन 5 डालूं। क्या डालूं? एनेक्सिन 5 डालूं। तो ये जो एनेक्सिन 5 है ये सिर्फ उन सेल्स के साथ ज्वाइन होगा, उन सेल्स के साथ कंबाइन होगा जिनके अंदर क्या हो रही है? एपोप्टोसिस हो रही है। यानी कि ये एनेक्सिन 5 जो है ये नॉर्मल सेल के साथ कंबाइन नहीं होगा, सिर्फ किसके साथ कंबाइन होगा? एपोप्टोटिक सेल के साथ कंबाइन होगा। अब ऐसा क्यों है? ये ऐसा भेदभाव क्यों करता है कि ये सिर्फ एपोप्टोटिक सेल्स के साथ कंबाइन होता है और नॉर्मल सेल के साथ कंबाइन नहीं होता? तो रीजन ये है कि जो एनेक्सिन 5 होता है ये इसको कंबाइन होता है, कंबाइन होना होता है किसके साथ? फॉस्फोटाइडल सेरीन के साथ। किसके साथ? फॉस्फोटाइडल सेरीन के पास। अब फॉस्फोटाइडल सेरीन के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो सुनिए।
आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। क्या होती है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। उसमें एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर का ये हेड है और ये क्या है? आउटर लेयर की टेल है। ये आपका इनर लेयर का हेड है और ये क्या है? इनर लेयर की टेल है। तो जो आउटर लेयर होती है वो मिलकर बनी होती है फॉस्फोटाइडेड कोलिन से, और जो आपकी इनर लेयर होती है वो मिलकर बनी होती है फॉस्फोटाइडेड सेरीन से। ठीक है, नॉर्मली जो फॉस्फोटाइडेड सेरीन है वो इनर लेयर में रहता है और अंदर की तरफ रहता है। इसलिए जब आप किसी भी सेल के ऊपर, ये मान लीजिए कोई सेल है, इसके ऊपर जब आप एनेक्सिन 5 डालते हो, ये आपकी नॉर्मल सेल है। कैसी सेल है? नॉर्मल सेल है। तो नॉर्मल सेल के ऊपर जब आप एनेक्सिन 5 डालते हो तो ये फॉस्फोटाइडेड सेरीन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, क्योंकि एनेक्सिन 5 आपने बाहर से डाला है और फॉस्फोटाइडेड सेरीन कहां है? अंदर की तरफ है, सेल के अंदर की तरफ है, तो यहां कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए ये एनेक्सिन 5 जो है ये फॉस्फोटाइडेड सेरीन के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाता और कंबाइन नहीं कर पाता। लेकिन अगर वहीं आप अपोप्टोटिक सेल की बात करो तो मैंने आपको बताया था अपोप्टोटिक सेल में क्या देखने को मिलती है? पीएस फिलिपिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? पीएस फिलिपिंग देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है कि जो नीचे वाला फॉस्फोटाइडेड सेरीन है ये फ्लिप करके, ये क्या होता है? फ्लिप करके ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी यहाँ पे फॉस्फोटाइडेड सेरीन क्या होता है? फ्लिप करके कहां चला जाता है? ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, यहां पे देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जब ये ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी जब भी जैसे ये था तो ये यहां से उठ के ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ फ्लिपिंग हो जाएगी इसकी, और ये वाला जो था ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो जैसे जब ये ऊपर की तरफ जाता है, तो जैसे जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अब इससे एनेक्सिन 5 जो होगा वो क्या कर लेगा? इजिली क्या कर लेगा? कंबाइन कर लेगा। तो यही रीजन था कि एनेक्सिन जो 5 होता है वो सिर्फ अपोप्टोटिक सेल्स के साथ कंबाइन होता है, ना कि नॉर्मल सेल के साथ। जब आप नीट पीजी में जाएंगे तो वहां आपको इसके एनेक्सिन 5 के साथ आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एनेक्सिन A1 के साथ। एनेक्सिन A1 जो होता है वो मार्कर होता है किसके लिए? हेरी सेल ल्यूकेमिया के लिए, जबकि एनेक्सिन 5 मार्कर होता है किसके लिए? अपोप्टोटिक सेल्स के लिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। एनेक्सिन A1 फॉर हेरी सेल ल्यूकेमिया एंड अपोप्टोसिस 5 फॉर एनेक्सिन 5 फॉर अपोप्टोसिस मार्कर। ओके, एक तो तरीका हमने डिस्कस किया, ठीक है, वो क्या था? अपोप्टोसिस मार्कर की हेल्प से। दूसरा हम बात करेंगे एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं एपोप्टोटिक सेल्स को। ठीक है, चलिए, तो आपने अगर क्लास 12th अगर आपने की है सीबीएसई बोर्ड से, तो वहां एक चैप्टर था जिसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी थी, तो वहां आपने एक ये टॉपिक पढ़ा था एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता था कि एक एग्रोजेल की स्लाइड होती थी। उसमें क्या होता था? यहाँ पे एक वेल होता था और यहाँ हम इसको क्या देते थे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ऊपर देते थे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। फिर यहाँ हम क्या करते थे? इस वेल में डीएनए को डालते थे। क्या करते थे? डीएनए को डालते थे। अब आपको पता है कि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी डीएनए आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे एक एग्रोजेल का स्लाइड लिया और वहां पे क्या किया? 3 वेल्स थे। क्या थे? 3 वेल्स थे, और 3 वेल्स में मैंने 3 तरह का डीएनए डाला। एक में मैंने हेल्दी सेल का डीएनए डाला, एक में मैंने एपोप्टोटिक सेल का डीएनए डाला, और एक में मैंने नेक्रोटिक सेल का डीएनए डाला। मैंने तीनों में ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि जो हेल्दी सेल का डीएनए था वो वेल में ही रहा, उसकी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। जो एपोप्टोटिक सेल्स वाला डीएनए था वो इस तरीके से, उसमें ऐसे स्टेप लैडर अपीयरेंस दिखी। कैसे दिखी? स्टेप लैडर अपीयरेंस दिखी। जबकि जो नेक्रोटिक वाला जो था उसमें मेरे को स्मीयरिंग पैटर्न मिला, यानी कंटिन्यूअसली फैला हुआ है। लेकिन यहाँ क्या है? टुकड़ों में फैला हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, जिस सेल के अंदर एपोप्टोसिस होती है उसके अंदर जो उसका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो क्या कर देता है? डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मैंने आपको बताया था एंडोन्यूक्लियस 180 बेस पेयर के बाद कट लगाता है, तो ये क्या करता है? बहुत सारे डीएनए के टुकड़े कर देता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो टुकड़े वाला जो डीएनए है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। तो जो जितना छोटा टुकड़ा होगा वो उतना ही आगे तक भागेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि टुकड़े जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागते हैं, और इस तरीके से आपको स्टेप लैडर पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेप लैडर पैटर्न देखने को मिलता है। अभी स्टेप लैडर पैटर्न अगर आपसे पूछा जाए एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस, किसी एक में पूछा जाए तो आप लगाएंगे एपोप्टोसिस में देखने को मिलता है, बट ये नेक्रोसिस में भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन अगर बोथ है तो आप बोथ पे टिक करेंगे। ठीक है, ये जो तीसरा पैटर्न था ये स्मेयरिंग पैटर्न था, जिसमें डीएनए पूरी थ्रू आउट द लेंथ बिखरा हुआ होगा, बीच में कोई भी गैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसको हम स्मेयरिंग पैटर्न बोलते हैं, और स्मेयरिंग पैटर्न सिर्फ किसमें देखने को मिलता है? नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। तो यहां आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कौन सी सेल जो थी वो एपोप्टोटिक थी। तीसरा, क्या हम स्टेन की हेल्प से भी पता कर सकते हैं कि सेल एपोप्टोटिक है कि नहीं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं टनल स्टेन। कौन सा स्टेन? टनल स्टेन का यूज करते हैं। अगर टनल स्टेन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है तो यानी एपोप्टोटिक सेल्स है, और टनल स्टेन का अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो ये नेक्रोटिक सेल्स है। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका था। चौथा था, क्या मॉलिक्यूलर मार्कर की हेल्प से पता कर सकते हैं? तो हाँ, सेल के पास क्या होता है? CT95 रिसेप्टर या फिर फास्ट प्रोटीन होती हैं,
तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एपोप्टोटिक सेल्स को। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट जो है वो ये है नीट पीजी के लिए कि जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं उनके पास कैस्पेज नहीं होते, तो उनके अंदर एपोप्टोसिस कैसे होती है, ये सवाल आता है। न्यूरॉन्स के अंदर कैस्पेज नहीं होते तो उनके अंदर एपोप्टोसिस होती है किसकी हेल्प से, AIF की हेल्प से। AIF क्या है, एपोप्टोटिक इंड्यूसिंग फैक्टर। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या होता है, न्यूरोनल एपोप्टोसिस होती है। तो इट वाज ऑल अबाउट एपोप्टोसिस पार्ट 2। और कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।